नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसके अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसे अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। जैसा कि पिछले किसी एपिसोड या 2-3 एपिसोड में ये बताया गया था कि ये जो शुरुआती तौर पर या प्रस्तावना के तौर पर मान लीजिए या इंट्रोडक्टरी एज ए प्रीफेस, जो भी आप समझ लीजिए कि अपने आदरणीय भारतीय अवाम के लिए कि भारतीयता आधारित श्रद्धा, आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी ये प्रेम, इखलाक मोहब्बत और आपसी सम्मान, आपसी सहयोग, आपसी एकता, आपसी भाईचारा, आपसी सद्भाव को हर एक शुरुआती तौर में ये कहा जाता है। कुछ लोग सोच सकते हैं कि भाई एक ही चीज़ को क्या बार बार हमेशा उबाऊ हो गया, लेकिन भारतीय जनता के दल और मैं ये सभी अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से कहना चाहता है कि हम प्रभु राम का भजन करते हैं, राम राम, तो कोई उसे कोई थकान होती है, उबान होती है। हम अल्लाह अल्लाह का जब भी मौका मिलता है उसको भजते हैं, बड़े आदर के साथ भजते हैं, तो कोई उबान और थकान होती है। हम वाहेगुरु का नाम लेते हैं, हम गॉड का नाम लेते हैं जब भी मौका मिलता है, बड़े आदर के साथ। क्यों लेते हैं कि हमारी सोच में और हमारे आचरण व्यवहार में वो शुद्धि आए, वो पाकपन आए, वो पवित्रता आए, वो निर्मलता है हमारी सोच और व्यवहार में। इसीलिए हम बराबर और हमारी आत्मा में भी वो उसी सच्चाई का, उसी निर्मलता का प्रवाह हो। तो बार बार हम जो है प्रभु राम का और प्रभु ईश्वर का और प्रभु जो अल्लाह का, खुदा का, गॉड का, वाहेगुरु का हम स्मरण करते रहते हैं। उसका मुख्य उद्देश्य ये रहता है। उसी प्रकार जो ये यानी भारतीयता के विचार को शुद्ध करने के लिए, उसको पाक बनाने के लिए, उसको निर्मल और स्वच्छ बनाने के लिए बार बार इसका स्मरण, भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भाईचारा, एकता, आपसी सम्मान, आपसी सहयोग, सद्भाव, ये बार बार जो है इसका स्मरण करना कोई थकान नहीं है, कोई उबाऊपन नहीं है, बल्कि इसमें आनंद है। इसको स्मरण करना क्योंकि ये भारतीयता की अवधारणा को पाक बनाने वाला है, मैंने उसको और साफ सुथरा
निर्मल स्वच्छ बनाने वाला है। तो इसी रूप में इसको लिया जाना चाहिए। और वाकई में यदि बाकी मैंने एपिसोड का भाग कोई न भी देखा है और इतना ही समझ ले कि भाई भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, आपसी स्नेह, आपसी प्रेम, आपसी अखलाक मोहब्बत, आपसी सहयोग, आपसी सम्मान, आपसी एकता, आपसी भाईचारा और आपसी सद्भाव इतना ही आत्मसात कर ले तो भी भारतीय माहौल, भारतीय एकता के विषय में बहुत कल्याण जो है हमारे भारतीय समाज का और इस देश का हो जाएगा। तो ये शुरुआती तौर में जो इसका वो इंट्रोडक्टिव पार्ट है, प्रीफेस पार्ट है या प्रस्तावना पार्ट है या शुरुआती का ये अंश है, वो उसमें ये ताकत है। अब आ जाइए हमारे भारतीय समाज में विखंडन की सोच रखने वाली जो ताकतें हैं, और इन्होंने जो है स्टिकर भले चिपका रखा है। कोई अपने को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहता है, कोई कहता है कि हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, हम एकता के लिए हैं, कोई कहता है कि हम जो है वो राष्ट्रवाद के लिए हैं। लेकिन जो कि भारतीय जनता दल बता भी रहा, दिखा भी रहा है और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को दिख भी रहा है कि किसी की एकता का क्या मिसाल है, जिसने देश को बंटवाया हो और देश बांट करके देश बांट करके प्रधानमंत्री का पद हथियाया हो, और वही बात कर रहा है देश की एकता की। और उस देश बंटने के परिणाम स्वरूप जो है जो आबादियों का जो हस्तांतरण हुआ, उसमें जो 25 से 30 लाख हमारे भारतीय भाई बहनों की जान गई, वो बात करता है एकता की। हमारे 3 करोड़ भारतीय भाई बहनों के घर उजड़े, और यही नहीं, उसके कार्यकाल में 7 से लेकर 8 से मतलब सांप्रदायिक दंगे हुए, और इसी देश में हमारे भारतीय भाई बहन शिविरों में महीनों रहने को मजबूर हुए, गांव छोड़ने को मजबूर हुए। तब भी इसको शर्म नहीं आई उस संगठन को, जेएनपीसी को, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस को। फिर भी वो कितनी बेहयाई है कि कभी वो एकता की बात करता है कि कहता है हमारी ये विचारधारा है। कोई पूछता नहीं कि तुम्हारी क्या विचारधारा है। देश बांटने की विचारधारा है, माने लोगों को कत्ल करवाने की विचारधारा है, सत्ता हथियाने की विचारधारा है, देश को लूटने की विचारधारा है। कौन विचारधारा की बात करती है? ये एनपीसी। और दूसरे आए उनके जो छोटे मियाँ छोटे भाई, वो राष्ट्रवाद का ले आए, और राष्ट्रवाद का उनका यही मतलब है कि जनता से झूठ बोल करके 2 बार तो उन्होंने धोखा दिया ही, विश्वासघात किया है कि राष्ट्रवाद के नाम पर। और उनके राष्ट्रवाद की असलियत है कि वोट लेंगे हमारे गरीब जनता से, हमारे आम भारतीय भाई बहनों से, और रक्षा करेंगे देश के दुश्मनों का, रक्षा करेंगे जो इस देश को लूट रहा है, जिसने लूटा है। आज की तारीख में 1 से 80 लाख करोड़ जिसके नाम से काला धन है, उसको सारी सुविधाएं देंगे, सारी सुरक्षा देंगे, सारी जो है वो व्यवस्थाएं देंगे। और जब कोई संकट आएगा, हमारे उन भारतीय भाई बहनों जिन्होंने इनको सत्ता दी है, प्रधानमंत्री के पद पर बिठाया है, तब ये हमारी उसी जनता को इन्हीं देश के दुश्मनों के हवाले कर देंगे। जनता को ही नहीं, अपनी पुलिस व्यवस्था को भी पिटवा देंगे। तो ये इनका राष्ट्रवाद है। तो देश ये सब झेल रहा है, बहुत दुखी है। तो ये स्टिकर लगाने से कुछ नहीं होता। आप करते क्या हैं, आवाम के लिए क्या करते हैं, देश के लिए क्या करते हैं, महत्व इसका है।
और जहाँ तक ये कसौटी है करने की, उसमें देश के लिए ये चाहे JNPC हो चाहे BJP हो, बहुत ही खतरनाक किस्म का ये है। अब कुछ और भी छुटभइये आए हैं और वो भी समाज में जो विखंडन की जो सोच है उसी के आधार पर अब कुछ लोगों को लगा होगा कि भाई विखंडन की ही राजनीति से सत्ता मिलती है, यदि सीधे सत्ता नहीं मिलती है तो दो एक MP तो मिल ही जाते हैं। और 2 एक MP इसकी जो इन सबों ने जिस तरह का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है उसमें कुछ सत्ता मिल ही जाती है। जैसे दो MP वाली वो अनुप्रिया पटेल, 2-4 MP वाले जो है वो जो LJP है उसके लोग, कुछ न कुछ तो सत्ता तो मिल जाती है ना। मान लीजिए कि कल को ये जो है इस कोने का बहुमत हो जाए, जो राहुल और वामपंथियों का RJD का, तो उसमें भी जो 1 MP वाला 2 MP वाला उसको भी कुछ न कुछ तो सत्ता तो मिल ही जाएगी उसको सत्ता का भोग करने के लिए। तो इनको लग रहा है कि ये विखंडन में भी जितना भी विखंडन हो सके करने से सत्ता तो मिल जाती है। ये इन समय में विश्वास हो चला है और ये बहुत ही एक खतरनाक किस्म के एक प्रवृत्ति है। इस सारी खतरनाक प्रवृत्तियों के खिलाफ भारतीय जनता दल आज भारतीयता की बात कर रहा है। तो ये बता रहा है कि भाई हमारे देश के सभी लोग भारतीय नागरिक हैं और भारतीय नागरिक हैं तो सिर्फ भारतीय नागरिक ही हैं, इसके अलावा उनकी और कोई पहचान नहीं है। उनकी पहचान उनके क्रमशः पंथ के अनुसार नहीं है, वह हिंदू हैं या वह मुसलमान है या वह सिख है ईसाई है, वो सिर्फ भारतीय नागरिक है। जो पांथिक जो विश्वास है वो उनका अपना निजी विश्वास है, उसके लिए न तो ये स्टेट राज्य पूछेगा, न तो कोई पूछेगा, न तो भारतीय जनता दल पूछेगा और न कोई बोलेगा। कुछ सिरफिरे किस्म के जरूर इस पर तमाम हमेशा बोलते रहते हैं, जो सिरफिरे बोलते हैं, जैसे पुष्पेंद्र कुलशेष गुरु और उसी का जो जोड़ीदार है असदुद्दीन गुरु वो भी बोलता रहता है। तो ऐसे कुछ सिरफिरे किस्म के हैं। वैसे राज्य हो और स्टेट हो, सरकार हो, व्यवस्था हो, समाज हो, किसी का कोई व्यक्तिगत यदि कोई आस्था किसी में भी है उसको नहीं कोई पूछने वाला। हाँ, लेकिन व्यक्तिगत आस्था को व्यक्तिगत तौर पर निजी जिंदगी जैसे अब घर के अंदर उसको निभाने की आवश्यकता है। सार्वजनिक जीवन में उसको ला करके सार्वजनिक जीवन को प्रदूषित नहीं करना है। हमने जो वंदे मातरम का ओरिजिनल जो मौलिक ये जो वंदना है, कई इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को मैंने फॉरवर्ड किया और उन्होंने बड़े प्रेम से उन्होंने कहा कि सर वंदे मातरम पर तो बहुत आया है। एक फिल्म है आनंद मठ करके 1956 में शायद है और उसमें संगीत दिया है हमारे संगीतकार हेमंत कुमार ने, उन्होंने गाया भी है, आप कभी सुनते होंगे, वो भी बड़ा अच्छा गाना गाया गया। और ये रहमान ने भी गाया है और लोग भी, लेकिन जो उसकी मूल धुन जो तैयार की गई है वो अलग से है। तो वो जब हमने उसको अग्रसारित किया और मैं भी उसको स्टोर करके रखा हूँ, इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की समाज में जब 2-3 को मैंने किया बड़े प्रेम से, ये जो भ्रम फैलाते हैं कि ये वंदे मातरम नहीं कहते हैं, ये सरासर गलत है, झूठ है। ये बीजेपी और RSS के जो कट्टरवादी तत्व हैं कितना झूठ बोलते हैं सब। शायद उनको मालूम नहीं है कि वंदे मातरम करके एक जो है इनकलाबी अखबार निकलता था लाहौर से उर्दू में। वंदे मातरम नाम का एक उर्दू में इनकलाबी अखबार जबकि हमारा देश गुलाम था,
तो इन कट्टरवादी और विभाजनकारी सोच वाले को ये सारी बातें उनको पता नहीं है, या पता होंगी भी तो वो कहते नहीं होंगे जैसे कि हमारे देश में एकता है। तो अब देखिए, वंदे मातरम को ही ले लीजिए। वंदे मातरम पर मोदी महोदय हर सभा में उसको रटवाते हैं। बंदे अपने को वो खुद बंदे बोलते हैं और जनता से बुलवाते हैं मातरम। बुलवाने में कोई बात नहीं है, लेकिन मोदी महोदय क्या वंदे मातरम को यानी राष्ट्रगान का, नेशनल एंथम का सम्मान देने के लिए आप तैयार हैं? 7 साल आपके हो गए। वो गद्दार नेहरू तो जो है एक जॉर्ज पंचम की चमचागिरी में गाया गया वो उसको चमचा वाला जो गीत है कि जनगण मन को उसने, चूँकि वो अंग्रेजी सोच कर था, जैसे वो अंग्रेज सोचते थे इस देश को हमेशा कमज़ोर रखना, अपमानित करके रखना, तो उसने जो है जो जॉर्ज पंचम के चमचागिरी में वो जो गीत था उसी को उसने उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रगान बनवा दिया, नेशनल एंथम बनवा दिया जनगण मन को। लेकिन मोदी महोदय जरा ये बताइए कि जिस वंदे मातरम को आप भुनाते रहते हैं जो वो चुनाव के लिए, वोट के लिए, क्या उसको राष्ट्रगान नेशनल एंथम का सम्मान देने के लिए तैयार हैं? आप लानत है ऐसे पाखंड पर। 7 साल आपके हो गए। यदि आप जो है वाकई में जो है इसको सम्मान देने के लिए तैयार होते हैं तो एक दिन में उसको हटा करके हमारा जो राष्ट्रगान है वो वंदे मातरम आप बनाते हैं। लेकिन झूठ बोलना, पाखंड करना, देश को छलना बहुत हो चुका है। देश देख रहा है। सुभाष चंद्र बोस के प्रति देख लीजिए। ये महोदय जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस के साथ ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू और गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने क्या व्यवहार किया था। लेकिन सिर्फ सुभाष चंद्र बोस का जिस दिन उनका जन्मदिन होगा, पराक्रम दिवस, वो भी चुनाव के समय में, इसके बाद उनको महत्व नहीं देना है। और ये मोदी महोदय को मालूम है कि यदि सुभाष चंद्र बोस को के महत्व दिया गया और उनकी जीवनी और उनके त्याग, बलिदान और राष्ट्रभक्ति को प्रसारित किया गया, तो निश्चित है कि ये जो गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी है, जिसको कि इन सबों ने हवा खड़ा किया, जेएनपीसी वालों, राष्ट्रपिता और अहिंसा का पुजारी, सत्य का पुजारी, उसकी बखिया जो है वो जो है उधर जाएगी, बेनकाब हो जाएगा। ये मोदी महोदय को मालूम है। इसीलिए वो हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आगे लाना नहीं चाहते हैं। सिर्फ नाम उनका लूटते हैं कि जिस दिन उनका जन्म दिवस हो, बस उसको पराक्रम दिवस का एक नाम दे करके फिर इसके बाद भूल जाना। और फिर कभी भी उसका यानी कभी भी उनका न नाम लेना, न उनके आदर्शों की बात करना। और मैंने सुना था कि ये नेहरू को अपना आदर्श मान रहे थे, ये मोदी महोदय। नेहरू की जो है वो त्रिमूर्ति में जो उसका जो संग्रहालय जेएनपीसी वालों ने बनवा दिया, उसको उसके यानी रेनोवेशन के लिए तमाम पैसा दे रहे हैं। मोदी महोदय की नज़रों में जवाहरलाल नेहरू इस देश का गद्दार नहीं है। मोदी महोदय की नज़रों में हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो हमारे आज भी सभी भारतीयों के हृदय पर राष्ट्रभक्ति के सबसे बड़े आदर्श के रूप में राज करते हैं, तो उनके लिए भी कोई सम्मान नहीं है। इनका दिखावा है। भारतीय जनता दल
पूरे 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 विश्वास और चुनौती के साथ कर रहा है, सिर्फ दिखावा है। उसको प्रमाण भी आप देख लीजिए। इन्होंने सुभाष चंद्र बोस के नाम पर तमगा लूटने के लिए एक संग्रहालय ये बनवा दिया लाल किले में। और बातें बड़ी उठी थी भाई 15 अगस्त 1947 हमारा आज़ादी का दिवस हो नहीं सकता। वो भारत के इतिहास का सबसे काला दिवस है, विभाजन का दिवस है, हमारे 25 से 30 लाख लोगों के हलाक होने का दिवस है, 3 करोड़ से ऊपर हमारे भारतीय भाई बहनों के घर उजड़ने का दिवस है। अब इस मंजर पर कोई, इस बर्बादी के मंजर पर कोई सत्ता हथियार ले और प्रधानमंत्री पद को कब्जा करने की हवस को पूरा कर ले, बात दूसरी है। अब वही तो बोला, प्रधानमंत्री का पद हथियाने के बाद ये नेहरू बोलता है ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी। इसका मतलब होता है सौभाग्य के साथ आमना सामना, उसके साथ मिलन। बात तो सही है, जिसने प्रधानमंत्री का पद जो है देश को बांट करके किया हो तो उसके लिए तो जो है ट्रस्ट विथ डेस्टिनी है, सौभाग्य के साथ आमना सामना मिलन हो गया, उसको सौभाग्य मिल गया। लेकिन देश को इतना बड़ा दुर्भाग्य मिला, देश बढ़ गया, 25 से 30 लाख हमारे भारतीय भाई बहनों की जान चली गई, 3 करोड़ से ऊपर लोगों के घर उजड़े। तो देश के लिए तो जो है इससे बड़ा बर्बादी का, इससे बड़े ट्रेजेडी का, इससे बढ़ कर कोई दुखद घटना हो नहीं सकती। तो उस नेहरू को ये मोदी महोदय तारीफ करते हैं। तो 15 अगस्त जो है किसी प्रकार पे आज़ादी का दिवस नहीं हो सकता। उसे सरकारी अभिलेख में भी वो आज़ादी का दिवस नहीं लिखा गया है सत्ता का हस्तांतरण अंग्रेजों से भारत को। तो जब ये संग्रहालय बना करके हमारे सुभाष चंद्र बोस जी का नाम का तमगा लूट रहे थे मोदी महोदय, बात याद थी भाई हमारा आज़ादी का तो जो सच्चे आज़ादी का जो दिवस है कि जिस दिन उन्होंने माने एक आज़ाद भारत की स्थापना वो अंडमान निकोबार में की थी, वो तिथि है 21 अक्टूबर 1943। तो इसलिए 21 अक्टूबर ही हमारा आज़ादी का दिवस होना चाहिए सच्चे अर्थों में। तो जब वो दिन आया तो ये मैं नहीं कर रहा हूँ, वो जो है ना वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ उसने कहा, अब यूट्यूब पर आप वो देख सकते हैं उसके शब्दों में कि जब यह हुआ कि भाई 21 अक्टूबर के दिन आज़ादी का दिवस घोषित करिए देश के लिए, तो मोदी महोदय कह रहे हैं कि नहीं मैं ऐसे समारोह में मैं नहीं जा सकता क्योंकि लोग हमारा बाल नोच लेंगे। अब देश उनसे पूछे भाई हमने तो आपको जो है 3 से 3 MP दिया और एनडीए में कुछ अब कमी आ गई वहाँ, हालांकि अकाली फकाली सब हट गए हैं और शिवसेना भी हट गई है, लेकिन लेकिन फिर भी वो 3 से 40 के आसपास है अभी भी। तो पूरे एनडीए का 3 से 40, इनका खुद का 3 से 3 वाले प्रधानमंत्री कह रहा है कि वो जो 50-55 वाला या 50 वाला MP वाला जो है ये JNPC वो इनका बाल नोच लेगा। देखिए देश विश्वास करेगा, बाल नोच भी ले यदि हमको माने यदि किसी को या हमको आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सम्मान देना है तो कोई भी कुर्बानी देनी हो, बाल नोचना क्या उसको दिया जाएगा। ये भारतीय जनता दल का मानना है। लेकिन उन्होंने बहाना बनाया कि यदि हम सुभाष चंद्र बोस के उस समारोह में जिसमें कि आज़ादी का दिवस 21 अक्टूबर को माना जाए, उसमें
क्या बहाना बना कर नहीं गए कि लोग इनका बाल नोच लेंगे। इतना धोखेबाज ये प्रधानमंत्री के रूप में हमारे मोदी जी हैं। हमारे सुभाष चंद्र बोस को ये क्या सम्मान देंगे, क्या इज्जत देंगे? और इज्जत ये दे नहीं सकते, क्योंकि इनको पता है कि यदि सुभाष चंद्र बोस को आगे लाया गया, जनता में उनको लोकप्रिय बनाया गया, सारी बातें जो है उनसे संबंधित की चर्चा होने लगी, तो निश्चित है कि जिस अभिशाप को जिसने देश बंटवाने के लिए जो है मैंने नेहरू को सत्ता दिलाने के लिए देश बंटवाया, उसको वो राष्ट्रपिता JNPC वालों ने उसको राष्ट्रपिता बना दिया। और उसी के चलते 25 से 30 लाख लोगों की हत्या हो गई। तो उसी को जो है अहिंसा का पुजारी वो बना दिया। उसी ने कहा कि भाई पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, और देश ने उस पर विश्वास किया, और देश के साथ जो विश्वासघात किया तो उसको बोला कि ये सत्य का पुजारी है। तो हमारा देश देख ले कि ये जिसने देश के साथ विश्वासघात किया वो सत्य का पुजारी, जिसकी वजह से 25 से 30 लाख लोग मारे गए वो अहिंसा का पुजारी, जिसने देश को बंटवा दिया वो राष्ट्रपिता। तो ये सारी बातें खुलेंगी, इसलिए मोदी महोदय जो है वो हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कभी भी लाना नहीं चाहते, नाम जरूर भुनाते। और सिर्फ मोदी महोदय नहीं, वो ममता बनर्जी चुनाव आती है तो सुभाष चंद्र बोस का नाम लेती है, वो कोई उससे पूछता नहीं है, TMC वाले भी नहीं पूछते हैं। और हमारे पश्चिम बंगाल में रहने वाले भारतीय भाई बहनों को भी पूछना चाहिए। पहले तुम ये बता कि सुभाष चंद्र बोस का तुम नाम लेती है। सुभाष चंद्र बोस को जिसने सबसे अधिक अपमानित किया, साजिशें की, नेहरू के विषय में तुम्हारा क्या कहना है? तुम्हारे मोहनदास करमचंद गांधी के विषय में क्या कहना है? दोनों नाव पर तो नहीं जो तुम चढ़ सकती हो कि जिन्होंने हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ साजिश किया हो, तुम उस नाव पर भी सवार हो जिसने जिस मोहनदास करमचंद गांधी ने हमेशा साजिशें करवाई हों, इसे गद्दार नेहरू के जरिए उस पर भी तुम सवार हो। अब तुम नाम भी भुनाओ वो अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। ये तो सवाल हमारे कम से कम पश्चिम बंगाल के में रहने वाले भारतीय भाई बहन इस गद्दार ममता बनर्जी से जरूर करें। मोदी महोदय से तो पूरा देश पूछेगा ही इनके इस पाखंड को, लेकिन विशेष करके हमारे पश्चिम बंगाल में रहने वाले भारतीय भाई बहन इस गद्दार जो है, ये गद्दारी है ही, जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सम्मान देने के लिए तैयार नहीं है, वो पाखंड करती है ममता बनर्जी। और उसको उल्टे जो जिन लोगों ने उनको अपमानित किया, उनके खिलाफ साजिशें की, वो महत्व है उनको देती है, नेहरू को देती है और गांधी को देती है। वो गद्दार है इस देश का। वैसे भी वो समाज को तोड़ने वाली है, घोर सांप्रदायिक है, और हिंसा होगा, हिंसा और गुंडागर्दी और माफियाबाजी तो अलग से यह अभिशाप है ही जो कि वो चलवाती है। लेकिन वो भी अब यदि इतना ही वर्णन किया जाए, वो भी पाली जा रही है इस कायर, निकम्मा, अराजक प्रधानमंत्री के द्वारा। और जब उसने इस क्रम से चुनाव जीता भी, तो सबसे पहले बधाई जो है मोदी जी ने उसको दिया। ये भी देश देखे। तो ये चीज़ें बड़ी गंभीर हैं। अब जब ये देश को जो भारतीय जनता दल भारतीयता के माहौल में जगा रहा है, और बहुत खुशी और सौभाग्य की बात है कि जनता, हमारे देश की जनता
भारतीय एकता के महत्व को समझने लगी है। हमारे वो पिछड़े भारतीय भाई बहन जिनको सम्मान नहीं मिला है, वो भारतीय होने में अपने को फक्र महसूस करना शुरू कर दिए हैं कि नहीं भाई, हम तो भारतीय हैं, हम तो उनके बराबर हैं, वो भी मेरे बराबर हैं। कैसा, मैंने बिल्कुल बराबरी का ये नाता है, बराबरी का नाता ये दिलाता है भारतीयता। तो वो भी वो समझने लगे हैं। और ये बराबर कारक भाई उनको हर तरह से संबोधन हो, जो संबोधन से भी, आचार से भी, विचार से भी, व्यवहार से भी, हर तरह से गले लगा करके उनको सम्मान देना है। और यही जो है भारतीयता का जो है, यानी वो मूल मंत्र है कि सबको सम्मान देना है, सबको बराबर सम्मान देना है, बराबरी का। ये बात यानी ये बात वो भी समझने लगे हैं। तब इससे ये बीजेपी के जो ये नकली और कपटपूर्ण और छलपूर्ण जो है वो राष्ट्रवाद है, जब इसकी कलई खुलने की आशंका इनको लगी, तब भारतीय जनता दल के कुछ वो नकल जो है, और नकल करने वाला कौन, एक दूसरा एक झूठ बोलने वाला मोहन भागवत, जो कि इसके बारे झूठ ही बोलता था और देश को वो भ्रमित करता था। हमारा देश जो है, जितने भी जानने वाले लोग हैं कि हमारा देश क्या है, भारत गणराज्य है, भारतीय गणतंत्र है और इंडियन रिपब्लिक है। क्यों कि ये भारत के संविधान के द्वारा ये संचालित है, मतलब कंडक्टेड है, आदेशित है, मैंडेटेड है, निर्देशित है, डायरेक्टेड है और नियंत्रित है, कंट्रोल्ड है। इसलिए हमारा ये भारत गणराज्य है या इंडियन रिपब्लिक है। लेकिन वो जो झूठ बोलने वाला मोहन भागवत, इसको हिंदू राष्ट्र बोलता रहता है। और उसकी धृष्टता झूठ बोलने की देखिए, जब कोई पूछता है कि भाई ये तो अपना देश जो है वो भारत गणराज्य है, तो कहता है कि हाँ नहीं, हम जो है जितने लोग देश में हैं ना, सबको हम वो हिंदू मानते हैं। बताइए कितना घटिया किस्म का ये तर्क, कि क्या मोहन भागवत भूल जाते हैं कि और भी कट्टरवादी पड़े हुए हैं। बोल देंगे कि जितने लोग हैं इस देश में, हम सबको वो मुसलमान मानते हैं। चलो क्या बोलोगे तुम, कोई किसी से कमज़ोर है, तब तक वो हमारे ईसाई आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज का कोई कट्टरवादी तत्व बोल रहा है कि नहीं अरे भाई, जितने लोग हैं इस देश में हम सबको ईसाई मानते हैं। क्या बोलोगे भैया भागवत महोदय? और इस प्रकार जो है हमारे जो सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में कोई कट्टरवादी सिरफिरा किस्म का बोले भाई, जितने लोग हैं भारत में 135 करोड़, सबको मैं सिख मानता हूँ। इस तरह की घटिया झूठ बोलने की आदत जो है, और उसकी आदत इसमें पूरे देश को वो पूरा मत करके नत करके रख दिया था। तो फिर वही झूठ बोलने वाला, और यही नहीं, उसके इसी झूठ बोलने पर एक दूसरा झूठा पैदा हो गया, असदुद्दीन ओवैसी। एक तो वो झूठ बोलता था और उसी के झूठ के आधार पर ये राजनीति करने लगा असदुद्दीन ओवैसी। जब ये हिंदू राष्ट्र है ही नहीं है, वो कम से कम वकील है, सबसे बड़ी बात है। उसने वकालत पढ़ी होगी, भारत का संविधान पढ़ा होगा, भारत का संविधान कि भाई हमारा ये भारत गणराज्य है, उसी पर वो राजनीति करके वही विखंडन वाली राजनीति तोड़ करके शुरू किया है। और वो उसको विश्वास हो चला कि हाँ भाई, विखंडन से मैंने सत्ता मिल जाती है। लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम, असदुद्दीन जैसे लोगों का विश्वास तोड़िए कि अब तुम्हारे दिन लद गए। विखंडन करने वालों की खैर नहीं है। हम सभी लोग भारतीय हैं, हम लोग मुसलमान नहीं हैं। वो हिंदू सनातन वाले भी कहें कि हम हिंदू नहीं हैं, हम भारतीय हैं। और पूरे देश के लोग कि हम जो सिख या सरदार या पंजाबी नहीं हैं, हम भारतीय हैं। हमारे पश्चिम बंगाल में रहने वाले
हम बंगाली नहीं हैं, हम भारतीय हैं। और यही आवाज़ हमारे जो हमारा जो मातृभूमि है उसके दक्षिणी हिस्से में रहने वाले भारतीय भाई बहन हैं, बोलेंगे कि हाँ हम तमिल नहीं हैं, हम भारतीय हैं, हम मलयाली नहीं हैं, हम भारतीय हैं, हम कन्नड़ी नहीं हैं, हम भारतीय हैं, हम तेलुगु नहीं, हम भारतीय हैं। ये आवाज़ हर जगह से आनी चाहिए। तब ये करना नहीं चाहिए। मोहन भागवत जैसे बीजेपी के लोग और पगला जाएंगे और उनको जो है पैरानोइया हो जाएगा। तो इसी भारतीय अभी शुरुआती तौर पर इसके भारतीय एकता से इतना वो पागल हो गए थे कि नकल करने लगे और बोलने लगे कि हिंदू मुस्लिम में एकता होनी चाहिए, डीएनए एक है क्या है। अरे भागवत महोदय, भारतीय जनता दल कहता है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रश्न नहीं है, ये एकता भारतीयता का है, भारतीयता के आधार पर। जो जिनको हम मुसलमान कहते हैं उनको मुसलमान भारतीय जनता दल न कहता है न मानता है। और मुसलमान कहना भी भारतीय परिवेश के अनुसार वो उचित नहीं है और उतना सम्मानजनक नहीं है। इसलिए सम्मानजनक संबोधन का इसने ईजाद किया हुआ है। और वो इस बात पर आधारित है कि वो जो हमारा जो भारतीय समाज का जो तबका है वो हमारा अपना भारतीय भाई है, भारतीय भाई बहन है। सिर्फ उनकी आस्था वो इस्लाम में है। और आस्था के विषय में भारतीय जनता दल भाई व्यक्तिगत है, जाति है, आप कैसे भी आप निभाइए, लेकिन आपकी पहचान क्या भारतीय है। और यही पैटर्न, यही तरीका विश्व के और देशों में है कि वहाँ के लोगों की पहचान वो राष्ट्र के अनुसार होती है। जापान के लोगों की पहचान जापान राष्ट्र के अनुसार वो जापानीज है। आज जरूरत है कि यदि भारत राष्ट्र के रूप में विकसित करना है तो सबकी पहचान भारत राष्ट्र के अनुसार उनकी होनी चाहिए। उनका वजूद, उनके वजूद को उसी रूप में पहचाना जाना चाहिए। यही बात जो है ये भारतीय जनता दल बता रहा है। तो जो ये झूठ बोल रहे थे भागवत महोदय, तो हिंदू मुस्लिम एकता का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, भारतीय एकता का प्रश्न है। हमारे वो भारतीय भाई बहन हैं जिनको ये सब मुसलमान कहते हैं कहलवाते हैं, भारतीय जनता दल उनको कहता है कि हमारे ये इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं, तो ये भारतीय हैं। ये जिनको हिंदू कहते हैं, हिंदू नहीं, हमारे आस्था उनकी है, तो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन। तो इन दो आस्थाओं वाले जो हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं, इनमें एकता है। और सिर्फ एकता सिर्फ यहीं तक नहीं है, हमारे जो है जो देश में जो अलग अलग भाषाओं के बोलने वाले हैं, जो हमारी जो अलग अलग जो हमारी भारतीय भाषा भारतीय भाषा है। हमारी बांग्ला भी जो है वो भारतीय भाषा है, हमारी तमिल भी अपनी भारतीय भाषा है, मलयालम भी अपनी भारतीय भाषा है, हमारे कन्नड़ भी अपनी भारतीय भाषा है, तेलुगु भी अपनी भारतीय भाषा है। तो उन भाषाओं को बोलने वाले भी जो भारतीय भाई बहन हैं, वो भी इसी भारतीयता के आधार पर एकता लानी है। सिर्फ वो जो एक नकल वाली बात है, नकल भी कितना घटिया किस्म का किया ये हमारे भारतीय भाई बहन देख। और इसके नकल से भी उसके जो अंदर के जो कैडर है वो नाराज हो गया कि अरे भाई तुम तो हमेशा वो रट्टा मारते थे हिंदू राष्ट्र की, ये तो तुमको ये क्या हो गया। लेकिन शायद उसके कुछ लोग ये सुनने में आया है कि वो समझाने में लगे कि अरे भाई जो वही भारतीय जनता दल का वो चल रहा था और जनता उसके साथ आ रही थी, तो उसी के कुछ काट के लिए, उसके तोड़ के लिए ये भागवत महोदय को बोलना पड़ा। ये तो देश भी देख रहा है कि सिर्फ नकल और जो है वो उसके भारतीय जनता दल की जो एक भारतीय एकता का जो अभियान चल रहा है और जनता भी इसमें भाग ले रही है और जनता इसके साथ हो रही है, तो उसी के तोड़ के लिए एक उनके मुंह से निकल गया। लेकिन उनकी पहचान तो वही है, इनकी पहचान तो देश में जो विखंडन करने वाली बात। और वैसे भी भारतीय जनता दल ने बताया कि ये
ये जो तंजीमों की जो स्थापना हुई है कांग्रेस से लेकर के, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और आरएसएस, ये हिंदू जो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन या हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन की एकता को तोड़ने के लिए ही बनाई गई थी अंग्रेजों की शाह पर। ये सबको जानना चाहिए, तो इनकी बातों में मत आइए। तो और इतना से ही बीजेपी को संतोष नहीं हुआ कि भाई ये बिल जो बोल दिया इसने मोहन भागवत ने, इससे तो और एक कंट्रोवर्सी, विवाद बस चिढ़ गई और कुछ भी हाथ नहीं लगा, कुछ फायदा नहीं हुआ। तो दूसरे होता ना कि वो जब भी कुछ होता है तो इस तरह का एक टांट्रम, ये उठक बैठक वो करते हैं ना, या जिम्नास्टिक जिसे कहते हैं, या दंड बैठक करते हैं ना, तो दंड बैठक कर लीजिए, चाहे जिम्नास्टिक्स कर लीजिए, चाहे उठक बैठक कर लीजिए, के प्रयास में मोदी जी ने भी शुरू कर दिया। वो पूरा कैबिनेट ही वो बदल दिया। और कैबिनेट जो बनाया है शुद्धता जो है जातीय गणित। बताइए, जो प्रधानमंत्री वो जातीय गणित लगाता है वह इस देश के लायक है? जो देश की अस्मिता को पहचानने से इनकार करता है कि भाई देश जो है वो जातियों के आधार पर नहीं है, सभी लोग भारतीय हैं, लेकिन ये मोदी महोदय उनको भारतीय नहीं मानते, मान करके जातीय गणित। देखिए, जातिवाद मानता हूं कि ये समस्या है, लेकिन उससे भारतीय जनता दल की अभी कोई संगठनात्मक रूप से कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं है, लेकिन वो ताकत वो सोच रहा है कि सारी ताकत संगठन की थोड़ी होती है, सारी ताकत तो हमारी आवाम की होती है। तो संगठन तो बन जाएगा और बन भी रहा है, लेकिन जिसको ताकतवर बनाना हमारी आवाम को समझा रहा है, और आवाम जो है वो समझ भी रही है। तो असली ताकत किसकी है? हमारे आवाम की है। तो उसको ये भारतीय आवाम ताकत दल इस भारतीयता की बात को बता रहा है, और वो शामिल भी हो रही है और समझ भी रही है कि भाई भारतीय एकता आवश्यक है और सबको एक साथ में आना है। और भारतीय माहौल जो है इस देश के लिए एक जीवन रेखा होनी चाहिए, लाइफ लाइन। लेकिन मोदी महोदय ये मानने को तैयार नहीं है कि भारतीयता जरूरी है। वो अभी भी कैबिनेट बनाने में भी जातीय गणित का उन्होंने भरपूर प्रयोग किया है। और जो जाति, इसके पहले भी बताया गया है कि जो जाति समीकरण बनाता है, जाति तिकड़म लगाता है, जाति तिकड़म करके अपने भारतीय समाज में विखंडन करके वोट सत्ता हथियाने का काम करता है, वह भारतीय समाज का सबसे बड़ा शत्रु है। तो पहचानिए इनको, ये भी जाति गणित लगाते हैं, इसलिए भारतीय समाज के शत्रु हैं और इस भारत के शत्रु हैं मोदी जी। असदुद्दीन ओवैसी के विषय में उसके सिखाए पढ़ाए भी आकर के धमकी देते हैं भारतीय जनता दल के लोगों को, कहते हैं कि हमसे टक्कर न लें। इसके पहले कहते हैं कि भारतीय एकता अपनी जेब में रखें। तो भारतीय जनता दल ऐसे उनके विचारों को कहना चाहता है कि भारतीय एकता कोई जेब की बात नहीं है, किसी के जेब की बात नहीं, वो सभी भारतीय भाई बहनों के दिल में और उसके आचार व्यवहार में आने की बात है। तो असदुद्दीन महोदय समझ जाइए कि ये जेब की बात नहीं है। और टक्कर आप क्या लेंगे? भारतीय एकता का टक्कर आप क्या लेंगे? असदुद्दीन महोदय आप बताइए भाई। टक्कर तो और लोग भी ले रहे थे, इस समाज को तोड़ रहे थे, और उसी लाइन में आप भी लग गए इस समाज को तोड़ने में। तो यदि आपको ही टक्कर आपको करना है, तो भारतीय आवाम को ये भारतीय जनता दल इतना
वो सशक्त बना देगा कि आप टक्कर लेने के लायक ही नहीं बचेंगे। इस मुगालते में मत रहिए। भारतीय जनता दल पूरे भारतीय समाज को एक करके रहेगा और आप जैसे लोगों को जो टक्कर की बात करते हैं उनको नष्ट में नाबूद कर देगा। तो टक्कर की बात मत करिए, बल्कि आप होड़ लगाते हैं। हम इसे भारतीय जनता दल से भाई भारतीय एकता के लिए हम भी होड़ लगाते हैं, तो होड़ लगाने में हमको परास्त करिए ना। हमको ये धराना है तो भारतीय एकता में कंपटीशन लीजिए, होड़ लीजिए, स्पर्धा लीजिए। टक्कर आपके क्या लेंगे और कोई टक्कर क्या लेगा? भारतीय एकता का कोई टक्कर क्या लेगा? भारतीय जनता दल बाकी जितने लोग हैं वो भारतीय एकता में शामिल हो। और सबसे बड़ी बात है कि ये वकील है, वकील वो भारत का संविधान पढ़ा होगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखा है कि हम भारत के लोग, ये किस आधार पर जो है ये मुसलमान कहता है? सब लोग इसे जरूर पूछें कि भारत तो तुम वकील है और यदि वो उसका पालन नहीं करता है, हम तो साफ कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट से बिल्कुल वो दरख्वास्त करेंगे कि आदेश करके इसकी वकालत को और इसकी प्रैक्टिस को छीनिए इसको। और कम से कम ये जो चुनाव आयोग भी जो इसकी मान्यता को छीने। और यदि इसकी मान्यता छिन गई तो इस प्रकार समाज में जो और भी जो विखंडन के आधार पर जो राजनीति चलाने वाले हैं उनकी भी मान्यता रद्द करना छीनना आसान हो जाएगा। बीजेपी की भी मान्यता उसी आधार पर छीन सकती है। तो ये समाज को तोड़ने वालों की ये हिम्मत कह रहे हैं कि टक्कर मत लीजिए। भारतीय यानी इस देश की आवाम से वो टक्कर वो लेंगे। अरे अच्छे के गुमान चले गए, अच्छे के घमंड चले गए। वो इंदिरा का बहुत बड़ा घमंड था और जनता ने उसको ऐसा पटका कि जो है उत्तर भारत से मैंने 300 सीटों में से सिर्फ वो 9 सीट मिली थी। इसी दिल्ली के चुनाव में वो क्या अभिमान था इसका, इसी जीएनपीसी का। और पहले ही वो चुनाव में सीधे वो 7-8 पे आ गई। दूसरे चुनाव में 70 में से 67 की जमानत जब्त हुई उसमें। और जो उसकी जमानत जब्त हुई 67 में, उसी में उसका जो यानी मुख्यमंत्री पद का जो उम्मीदवार था अजय माकन, उसकी भी जमानत जब्त हुई। और तब से जमानत जब्त हो रही है दिल्ली में। ये जनता की ताकत है कि जो उसको धूम में मिटा दिया। तो असदुद्दीन महोदय और या कोई भी हो, वो जनता की ताकत को पहचानिए और जो है और उसके आगे वो नतमस्तक होइए और समाज को तोड़ने की बात मत करिए। अब भारतीय जनता दल तो सीधा जितने भी समाज को तोड़ने वाले हों, सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी ही नहीं बल्कि ये नफरत फैलाता है जो ये पुष्पेंद्र कुलशेष गिरोह, उसको भी कहता है कि वो भी सावधान हो जाए। लेकिन थोड़ा सा दुख ये होता है कि पुष्पेंद्र कुलशेष हों चाहे असदुद्दीन ओवैसी हों, इसके जाल में जो फंसने वाले हैं वो बौद्धिक वर्ग है। ये बहुत दुख की बात। तो अगले एपिसोड में ये बताया जाए कि बौद्धिक वर्ग का एक बहुत बड़ा तबका है। ब्यूरोक्रेसी जो हमारा नौकरशाही है, मीडिया है और भी इस तरह से बौद्धिक वर्ग है। इनकी ये चाहें तो बहुत देश के लिए कुछ कर सकते हैं। लेकिन अब जैसे जो आग उगलता है नफरत की, जो है ये असदुद्दीन ये पुष्पेंद्र कुलशेष जो है, तो जो ऑडियंस जो सुनने वाली है तो कोई वो गरीब लोग नहीं है, कोई ऐसा भी नहीं है। पढ़े लिखे लोग उसकी गंदगी को सुनते हैं और ग्रहण करते हैं। पढ़े लिखे लोग, बौद्धिक वर्ग के लोग पुष्पेंद्र कुलशेष जैसे नफरत फैलाने वाले की बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं और ग्रहण करते हैं और आगे फैलाते हैं। तो दुखड़ा यहाँ है। वही हाल जो है असदुद्दीन ओवैसी का भी है।
लेकिन इन बातों से घबराना नहीं है। ये भारतीय जनता दल अपने सभी भारतीय भाई बहनों को से निवेदन करेगा कि इनके जाल से, इनके मोह माया के जाल से, इनके हथकंडे से हमारे सभी जो भारतीय भाई बहन फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालने की ज़रूरत है। और उनसे भी निवेदन करेगा, बाकी जो उनके आसपास के लोगों से भी निवेदन करेगा कि उनके जाल से, मैंने इसके भी जो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के भ्रमजाल में लोग फंसे हुए हैं हमारे भारतीय भाई, और विशेषकर हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों समाज के कुछ लोग जो है वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के मोह माया जाल में या उसे हाथ करने फंसे हुए हैं। उसी प्रकार हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के कुछ लोग जो है वो असदुद्दीन जैसे समाज के तोड़ने वालों के मुंह में जाल में या उसके हथकंडे में फंसे हुए हैं और शिकार होना है। तो इसलिए क्रमशः उन्हीं समाज से जो भारतीय जनता दल का निवेदन है कि हमारे उन भारतीय भाई बहनों को उनके मुंह माया जाल से, उनके हथकंडे से और उनको शिकार होने से बचाने के लिए उनको बाहर निकालने में मदद करें और उनको बाहर निकाल करके इनके समर्थन को शून्य करें। ये बहुत ज़रूरी है भारतीय एकता के लिए। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।